गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपके क्लास 12th की सीरीज का 10th लेक्चर है। हमने पढ़ा था गॉसिस लॉ और प्रूफ ऑफ गॉसिस लॉ। किससे? कुलम्स लॉ से प्रूफ किया था गॉसिस लॉ को, और फिर गॉसिस लॉ से हमने कुलम्स लॉ को भी प्रूव किया था। ठीक है ना? क्या किया था? गॉसिस लॉ से कुलम्स लॉ को प्रूव किया था, कुलम्स लॉ से गॉसिस लॉ को प्रूव किया था। ठीक है ना? अभी हम करेंगे पांचों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? 5 एप्लीकेशन है गॉसिस लॉ के और पांचों इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। क्या निकालना? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी? एक लॉन्ग वायर की। मान लो कि ये वायर है और इनफाइनाइट है, जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी हमें या उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, बाद में बताता हूं इसको, पहले आप डायग्राम को देखिएगा। ये मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है ना? इनफाइनाइट है, लेकिन हमने इतनी ही मान ली है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा ही है। और उसके लिए हमने क्या किया था? एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कोई लाइन है, उसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वैसे ही इसी टॉपिक के अंदर है, हमने एक लॉन्ग क्या लेनी है? इनफाइनाइट वायर लेनी है। ठीक है? उसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने। ठीक है? अभी इसकी जो डेंसिटी है उसको हम किससे मेजर करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। ठीक है ना? अभी इस चार्ज को हम गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक सिलेंड्रिकल से। ये इसको हमने गॉसियन सरफेस से, किसको? एक लाइन जो हमने ली थी लॉन्ग वायर की, ठीक है ना? इनफाइनाइट तो है ये, लेकिन हमने इतना ही लिया है ताकि हम टॉपिक को कंप्लीट कर सके। अभी ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस है। हमने इसको चार्ज को एक गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज कर दिया गया है, जो एक सिलेंड्रिकल है। अभी इसके जो दो फेस है, एक ये है और एक ये है, और बीच से क्या है? कड़ है। आप लोगों ने गीत में, भजन में, गजल में जो भी है, वहां पे आपने एक ढोलक देखा हो जो हाथ से बजाया जाता है। उसके दोनों सिरे होंगे, जिसके कारण वो बजता है। और एक आपने बीच का सिरा देखा होगा जो बीच से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिस पे जो गीत गाते हैं, चम्मच भी बजाते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार ये है। सबसे पहले हम रीजन बनाएंगे। ये फर्स्ट रीजन हो गया है, सपोज के लिए सेकंड रीजन है, और जो ये थर्ड सरफेस है ये थर्ड रीजन है। ठीक है ना? ये कौन सा रीजन है? थर्ड रीजन है। अभी आप लोग देखिएगा सारे कि मैंने इस सभी के लिए छोटा सा ये सरफेस मान लिया है, इसके लिए ये मान लिया है, और इसके लिए जो थर्ड सरफेस है इसके लिए ये मेजर कर लिया है। ये क्या होगा? डीएस होगा, सरफेस एरिया। ये क्या होगा? ये भी डीएस होगा, और ये भी क्या होगा? डीएस होगा। अभी फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ये थी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो और नेगेटिव पे खत्म हो। ठीक है ना? यही थी, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो और खत्म कहां हो? नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव कहां किसको डिस्कवर करेगा? नेगेटिव को। पॉजिटिव किसको डिस्कवर करेगा? नेगेटिव को। तो इस फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हुआ? बाहर की तरफ। किस तरफ हुआ? बाहर की तरफ। ठीक है ना? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? जिसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये कोई एक सर्कल है, ठीक है ना? इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? बताया था मैंने एरिया वेक्टर वाले टॉपिक में कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा।
तो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये हो गया इसका एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। थीटा इजकल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट रीजन के लिए है। सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है। अभी इसका जो एरिया एलिमेंट है, एरिया वेक्टर वो किस तरफ होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। जैसे अभी अभी मैंने बताया, मान लो ये सर्कल है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, बाहर की तरफ एन कैप। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम थर्ड रीजन की। किसकी बात करते हैं, थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड वो ही होगा, बाहर की तरफ होगा। अभी इसका जो एरिया वेक्टर है कर्व सरफेस का, वो किस तरफ होगा, वो होगा बाहर की तरफ, इस तरफ। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है। ये डायग्राम था। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो लिखा हुआ है। कंसीडर्ड ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या कंसीडर्ड की है हमने, एक थिन पतली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और जिस जो क्या है, यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी है किसकी, उस वायर की लैम्डा। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है ना। द फील्ड ई ऑफ द लाइन इज डायरेक्टली आउटवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। जो इसका फील्ड है वो किस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और जो मैग्नीट्यूड है हर एक पॉइंट पे इसका क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। अभी हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द फील्ड, हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस। उसकी डिस्टेंस क्या हो, आर। तो ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली है, ये क्या है, आर है। चाहे आप नीचे वाली सपोज कर सकते हो, चाहे ऊपर वाली भी सपोज कर सकते हो। ठीक है ना। हमने ये कर ली है। ठीक है। फ्रॉम द लाइन चार्ज, लाइन चार्ज से हमने कर लिए। वी चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी चूज किया था। मैंने बताया था जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जो लाइन चार्ज को क्लोज किए हुए है। ठीक है। रेडियस आर होगी, रेडियस आर हो गई ही है। लेंथ एल, उस गॉसियन सरफेस की टोटल लेंथ क्या है, एल है। क्या है, एल है। विद एक्सिस, एक्सिस के साथ, जैसे आपकी एक्स एक्सिस लाइन है वैसे ही। और बाकी चीज सारी किस में शो की है, डायग्राम में शो की है। और अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि आपका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, क्लोज सरफेस। ठीक है। जब लाइन चार्ज होगा और क्लोज सरफेस, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, EDS। ठीक है ना। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट रीजन में, सेकंड में, थर्ड में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds, E.ds ये फर्स्ट रीजन के लिए है, ये फर्स्ट रीजन के लिए है। आपका क्वेश्चन होगा, सर ये सर्कल क्यों हटा दिया, जब टोटल लिखेंगे तो क्लोज आएगा, और जैसे उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्लोज, जो क्लोज सरफेस है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। अभी सेकंड रीजन को कैसे लिखेंगे, E.ds प्लस ऑफ E.ds, ये थर्ड रीजन। अभी इसको मैं थोड़ा सा और खोल देता हूं। E.ds एंगल क्या आएगा, कोस थीटा, फर्स्ट रीजन के लिए। सेकंड के लिए EDS कोस थीटा, सेकंड रीजन के लिए, प्लस EDS कोस थीटा थर्ड रीजन के लिए। अभी इनमें कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी,
फर्स्ट रीजन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, ये देखो परपेंडिकुलर सा बन रहा है इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसमें भी परपेंडिकुलर बना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बट इस केस में दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। मैंने बता रखा आपको, जब दो चीज सेम डायरेक्शन में हो, जिनके बीच में एंगल बनता है, उनमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनती है, ठीक है ना गाइज। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू फर्स्ट रीजन के लिए 90 डिग्री, सेकंड रीजन के लिए भी 90 डिग्री, थर्ड रीजन के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी वैल्यू रखेंगे हम, तो क्या था, लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ई डी एस इजकल टू, फर्स्ट रीजन के लिए वैल्यू पुट कर देंगे ई डी एस कोस 90, ई डी एस कोस 90 डिग्री, सेकेंड रीजन के लिए ई डी एस कोस 90, थर्ड रीजन के लिए कोस 0 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 डिग्री 0, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन बराबर है सेकंड रीजन इक्वल टू है 0, तो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन की वैल्यू 0 आ गई है, और कोस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो आपके पास बचा क्या, थर्ड रीजन बचा ओनली, तो लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ईडीएस बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल डीएस, ये क्या है आपके पास, थर्ड रीजन क्या है आपके पास, कर्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको किससे लिखते हैं 2 पाई आर एल, एल इसकी टोटल लेंथ हो गई, पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत बार, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी, ई डी एस इजकल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसको हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या था, ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ये गॉसेस लॉ था। मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं, अभी डायग्राम का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे दिया है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो आप देखोगे जो फर्स्ट थी और जो सेकंड थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो E इंटू में 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगा सारा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट और क्यू, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिखते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल, और साथ में आर भी रह गया है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, लेमडा क्या होता है, क्यू बाई एल, लेमडा क्या होता है, क्यू बाई एल, ठीक है ना। लेमडा क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा एल। तो अगर क्यू की वैल्यू रखना चाहो तो क्या आएगा आपके पास, 1/4 पाई 2 पाई लेमडा एल, और आर एल, एल से एल कैंसिल, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थिन वायर के लिए निकालनी थी, इनफाइनाइट के लिए निकालनी थी,
1/2 लैम्डा बाई आर। अब ये चीज सारी क्या है, 2 कांस्टेंट, पाई भी, ई नोट भी और लैम्डा भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है ना। बिल्कुल मजेदार टॉपिक था आप लोगों के लिए, फर्स्ट एप्लीकेशन थी, बहुत बार हर एक बोर्ड में, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सभी में आई हुई है। 3 नंबर में हमेशा आता है, इस 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पक्का आती है। आई होप बड़ी मजेदार टॉपिक था ये। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एप्लीकेशन कल करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वंडरफुल डे।